जुड़ जाइएगा। क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। जुड़ जाइएगा सभी दोस्त। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है सभी दोस्त, बताइएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं सभी दोस्त? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अंजू रावत, जय श्री राम। शिवानी यादव, हाँ क्लियर आ रही है भाई, ओके। नागेंद्र यादव जी, राधे राधे, राधे राधे नागेंद्र जी। ओके दोस्तों, आज आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल में पता लग गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद जितेंद्र जी। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास को प्रारंभ करता हूँ। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी जुड़ जाएं। ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें संबंधी हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, इनको हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों आज। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों को, राइट। तो सभी दोस्त जुड़ जाइएगा, समझिएगा क्या होती हैं नहरें। तो हम समझाते हैं आपको नहरों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सर नहरें किसे कहते हैं, ये देख लीजिए। और इसमें पढ़ना क्या क्या है मैं ये पहले बताते रहूँगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा नाम, कई सारे नाम जो होते हैं, जैसे ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, राइट। जैसे निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। और दोस्तों जैसे मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, ठीक। इसके अलावा बात किया जाए तो पूर्वी यमुना नहर या पश्चिमी यमुना नहर, हम ऐसे कह सकते हैं, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं रामगंगा नहर, रामगंगा नहर, ठीक है। ये आपने सुने होंगे नाम। जैसे शारदा नहर, शारदा नहर। मतलब इस तरह से हम क्या है, इसमें कई सारे और भी बिंदु हो सकते हैं जिन्हें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सभी दोस्त जुड़ जाइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। जितेंद्र यादव जी, गुड इवनिंग, है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गुड इवनिंग जी, ठीक है जी। हाँ सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर जो भी है कर दीजिएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यानी टॉपिक के संबंध में आप देख सकते हो, ये हमारे सामने कुछ टॉपिक है, इसमें और भी टॉपिक है, हम बाद में इंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों आप इस चीज़ को समझिएगा, नहर कहेंगे कैसे, नहर किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आप नदी पढ़ चुके हो, तो नदी के बारे में तो मैं चर्चा किया था। तो नदी तो आप जानते थे, नदी क्या होती है, नेचुरल होती है। क्या होती है, नेचुरल। जबकि नहर जो होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल, है ना, कृत्रिम होती है। नहर क्या होती है, कृत्रिम होती है। तो उसी के संबंध में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। तो समझिएगा नहर और नदी के संबंध में। तो नदी आपको मैंने कंप्लीट पर पढ़ा दिए थे, अब उसी के हिसाब से आप समझिएगा। अब हमारा टॉपिक है नहर। तो नहर, जैसे ये नाम आ रहे हैं, इन नामों को हम याद कैसे करें, मतलब है क्या ये डाटा, ये आपको समझना है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस आप एक बार क्या करिएगा, प्रैक्टिकल इसे समझने की कोशिश करिएगा। देखो समझो, जैसे आपने देखा होगा सर, जैसे मान लीजिएगा मैंने मेन नदी जो ली थी, गंगा नदी ली थी, ठीक है। गंगा के हिसाब से मैं एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा हूँ आपको। देखो समझो, जैसे मेन नदी कौन सी थी दोस्तों, जैसे कि ये गंगा, गंगा नदी थी, ठीक है। गंगा नदी, ये गंगा थी, ऊपर से ये आ रही थी, गंगा नदी थी, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर 2-3 शब्दावलियाँ हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। जैसे दिया इन्होंने ऊपरी गंगा नहर, एक निचली गंगा नहर, एक मध्य गंगा नहर, ये 3 शब्दावली हमको दिख रही हैं। ओके दोस्तों, तो ये 3 शब्दावली दिख रही हैं, इन्हें हम कैसे प्रैक्टिकली याद करेंगे, ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद में जो भी डाटा होगा डिटेल का वो बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इतना आपको पहले समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो समझिएगा दोस्तों। तो आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें आपको, जैसे मान लीजिए गंगा है ये, ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ, तो वो आपको आपने समझ लिया होगा। लेकिन क्या क्या कभी कभी क्या होता है, नहर जो होती है दोस्तों, ये इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सिंचाई के लिए पड़ती है। यानी सिंचाई करने के लिए क्या होता है, नहरों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंचाई करने के लिए। अब क्योंकि जो नदियाँ होती हैं, तो नदियों के इर्द गिर्द जितना भी क्षेत्र होता है वो तो सिंचाई के रूप में आ जाता है कि नदियों के द्वारा हम सिंचाई कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ है ही नहीं है, उस क्षेत्र को हम कैसे सिंचित करें, उसके लिए क्या होता है, सरकार के द्वारा या समय समय पर जो भी भारत में शासित रहे हैं उन लोगों ने क्या किया है, नहरों का निर्माण करते रहे हैं। तो आप इस बात को आप भली मत परिचित होंगे शायद, तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से होता है। तो जब कोई क्षेत्र वंचित रह जाता है सिंचाई से, तो उस क्षेत्र को सिंचाई करने के उद्देश्य से क्या होता है, नहरों का निर्माण कराया जाता है। तो नहरों का निर्माण सिंचाई के संबंध में ही होता है, ध्यान रखिएगा, यानी सिंचाई करने के उद्देश्य से। तो दोस्तों अब क्योंकि यहाँ पर देखो शब्दावली ये दी गई है, शब्दावली के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा है और मध्य गंगा है। हम कैसे समझें सर का ये ऊपरी गंगा है, निचली गंगा है, तो समझिएगा दोस्तों, अगर जैसे मान लो ये गंगा नदी है, ये क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी के अगर यहाँ से कोई नहर निकलती है, मान लो ये नहर कोई निकाल दी हमने, ठीक है, और मान लेते कोई नहर हमने यहाँ से निकाल दी, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा, एक आप चाहो तो इस तरफ निकाल दीजिएगा। देखो एक नहर हमने ये निकाल दी मान लेते हैं, और एक नहर हमने ये निकाल दी। इस नदी का नाम दोस्तों क्या है, इस नदी का नाम गंगा नदी है, ये आप जानते हैं, राइट। इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी है। क्या है, गंगा नदी। अब दोस्तों आप एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई नहर यहाँ से निकाली जाती है, यानी यहाँ से क्या किया जाता है, गंगा नदी का पानी डिवाइड करके लिया जाता है, तो ये जो वितरिका है, इस वितरिका को ही हम नहर देंगे नाम। क्या नाम देंगे, नहर नाम देंगे। अब ये क्यों निकाली गई होगी, क्योंकि इस तरफ जो है कोई ऐसी नदी नहीं होगी जो यह वाला जो एरिया है वो सिंचाई के रूप में सिंचित ना हो पा रहा होगा, तो उसको सिंचित करने के उद्देश्य से क्या हो रहा है, इस नहर का निर्माण किया जा रहा होगा। अब इसका नाम हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो नाम की यदि बात की जाए दोस्तों, क्योंकि देखो ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी को ऊपर से ये नहर निकाल रही जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम नाम क्या देंगे, इसे नाम देंगे ऊपरी गंगा नहर। क्या नाम देंगे, ऊपरी गंगा नहर नाम देंगे। अब क्योंकि गंगा से निकली है इसलिए, और गंगा से भी कहाँ से निकली है, ऊपर से निकली है, इसलिए हम क्या नाम दे देंगे, ऊपरी गंगा नहर का नाम दे देंगे। इस तरह से क्या होता है, नहरों का नामकरण किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा, अब ये एक देखो ये नहर निकाली गई है, अब ये जो है ये सबसे नीचे वाली नहर है, क्या सबसे नीचे है, निकाली कहाँ से गई है दोस्तों, गंगा से निकाली गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसे जो नाम देंगे हम क्या नाम देंगे, निचली गंगा नहर नाम देंगे। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। इस तरह से हम इसको जान लेंगे। ठीक है, तो निचली गंगा नहर, तो निचली गंगा नहर क्यों नाम पड़ रहा है इसका, क्योंकि गंगा के नीचे से निकल रही है, यानी कि आगे और भी वितरिकाएं हैं, तो जिनमें से जो भी कोई वितरिका निकलेगी उन सभी वितरिकाओं को किसी न किसी नहर के नाम से जाना जाएगा। उसी स्थिति को हम बोलते हैं नहरें। क्या कहते हैं, नहरें। नहरों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सिंचाई जहाँ पर नहीं हो पाती है नदियों के द्वारा, तो वहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई करने के उद्देश्य से क्या होता है, नहरों का निर्माण कराया जाता है। तो वही नहरें हम क्या है आज अध्ययन करने वाले हैं। तुम्हारे पुलिस के एग्जाम में नहरों के संबंध में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रश्न आया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा समय लेना है। ठीक है, तो और से कई सारे जो मतलब टॉपिक है वो भी क्लियर होते हैं नहरों के नदियों के संबंध में पढ़ने से, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसकी बात की है तो बताओ, ये जो वितरिका है हमने ये बीच में लगा दी है, इसको हम क्या नाम देंगे, तो मध्य गंगा नहर। क्या नाम दे देंगे दोस्तों, मध्य गंगा नहर नाम दे देंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको जो ये नहरें हैं इनका नामकरण कैसे हो रहा है यह आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यानी कि कोई अलग से कोई शब्दावली नहीं आ रही है, बल्कि यह जो शब्दावली है वह उन्हीं नदियों में से यदि कोई वितरिका हम निकालते हैं तो उसी वितरिका का नाम दिया जाता है। अगर वो वितरिका ऊपर से निकलती है तो ऊपरी गंगा नहर, अगर वो वितरिका मध्य से निकल रही है तो मध्य गंगा नहर, यदि वो वितरिका जो है यानी कि नीचे से निकल रही है तो निचली गंगा नहर के नाम से हम लोग जान लेते हैं। इन्हीं स्थिति को बोलते हैं नहरें। क्या बोलते हैं दोस्तों, नहरों के नाम हम कह देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तीनों शब्दावलियाँ क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या होता है और इनके बारे में क्या डिटेल है, मैं अभी बता रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल क्या करिए, अभी पहले इनको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। एक्चुअल में नहर होता क्या है, जब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिया पूर्वी यमुना नहर, या रामगंगा नहर या शारदा नहर, ये नाम लिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको समझिएगा, ये क्या होता है, पूर्वी गंगा नहर या ये दिया गया। देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर एक एक मतलब नदी बना लीजिएगा, उसके साथ समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम, तो ये नदी तो मेन नदी क्या है, गंगा है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आप पहले से आप जानते ही हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या थी, यमुना थी। क्या थी, यमुना। अब दोस्तों जब यमुना पर कोई नहर बनाई जाती है, यानी यमुना से कोई भितरिका जब बनाई जाएगी, भितरिका को निर्माण किया जाएगा दोस्तों, तो भितरिका से जब निर्माण किया जाता है तो यमुना की जब भी कोई नहर बनेगी तो इसमें जैसे यमुना के इस तरफ जा रही है, यानी कि यमुना ऐसे आ रही है तो यमुना की इस तरफ जा रही है, मान लो ये है, तो इस तरफ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ से हमने कोई भितरिका खींची, ये कोई हमने एक भितरिका बना दी, मतलब कोई नहर का निर्माण किया, तो इस नहर को हम क्या नाम दें, इस नहर को क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि ये इस तरफ मतलब पश्चिम की तरफ से निकल रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर। क्या नाम देंगे हम लोग, पश्चिमी यमुना नहर के नाम से इसे जानेंगे दोस्तों। तो पश्चिमी यमुना नहर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह यमुना के पश्चिम से निकल रही है, इसलिए इसे पश्चिमी यमुना नहर कह देंगे। तो नहर का नामकरण क्यों हो रहा है दोस्तों, ये लोकेशन के आधार पर यमुना पर नहर का मतलब क्या हो रहा है, नाम हो रहा है, नहर की नामकरण हो रहा है। उसी तरह से मान लो यदि कोई हमने यहाँ से कोई भितरिका निकाल दी इस तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यमुना के ये किस तरफ से निकल रही है, पूरब की तरफ से निकल रही है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, पूर्वी यमुना नहर। क्या नाम देंगे दोस्तों, पूर्वी यमुना नहर के नाम से जान लेंगे। यानी कि इनका जो नामकरण है वो इनकी दिशाओं के आधार पर भी किया जा सकता है, यानी कि इनका नाम जो है वो पर्टिकुलर नदी के नाम पर भी हो सकता है, और इनका नाम जो है वो यानी सबसे पहले ऊपर और मतलब ऊंचाई हाइट के आधार पर भी हो सकता है, दूसरा दिशाओं के आधार पर भी हो सकता है। ऐसे हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नहरों का जो नामकरण है वो दोस्तों किस आधार पर हो रहा है, ये स्पष्टता आपको मिल गई होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि नहरों का नाम नदियों के नाम पर भी है। तो नदियों के नाम पर देखो ये दो दो नाम आपको दिख रहे हैं, ये सभी इसके नाम पर हो रहे हैं। तो एक एक करके जितनी भी नहरें प्रमुख हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, इसे कर लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलो हम ध्यान रखते हैं, थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है, बोलते हैं स्लो, ठीक है दोस्तों। राधे राधे पवन यादव जी, ठीक। जय हिंद सर जी, गीतम सिंह जय हिंद जी। अंकित कुमार गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग अंकित जी, गुड इवनिंग सर जी। सचिन यादव कह रहे हैं गुड इवनिंग जी। नीलू यादव कह रही गुड इवनिंग, नीलू यादव जी गुड इवनिंग, ठीक है। एक्सपर्ट वाई टी, राम राम सर जी, रामदाम भाई एक्सपर्ट जी, ठीक है। सुरजीत कुमार गुड इवनिंग कह रहे हैं, ठीक है, गुड इवनिंग सुरजीत जी आपको भी, ठीक है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, ठीक है। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, है ना। क्लास हमारी प्रारंभ हो चुकी है, 10 मिनट से अधिक समय हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसको समझाया है आज कॉन्सेप्ट के रूप में। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा है दोस्तों, जिसे हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, समझते हैं हम लोग। तो देखो एक एक करके सारी चीज़ों को समझिएगा आप। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो कौन सी नहर पढ़ना है, ऊपरी गंगा नहर पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालिएगा ऊपरी गंगा नहर और पढ़ते चले जाइएगा। आपको मैंने समझा तो दिया ही इसको कि ये होता क्या है, ठीक है। जैसे ये दिया गया है ऊपरी गंगा नहर, इसके बारे में क्या हो सकता है वो देख लीजिएगा, समझो ऊपरी गंगा नहर के बारे में, ठीक है। देखिएगा ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, हेड डाल लीजिएगा। ऊपरी गंगा नहर। अब ऊपरी गंगा नहर में दोस्तों आप एक चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो 1840 से लेकर के, है ना, 54 के मध्य में क्या है, इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब हुआ है, 1840 से 54 के मध्य में इसका निर्माण हुआ है, ठीक। बात किया जाए दोस्तों, बिंदु ग्रुप में से लिखने चले जाइएगा। जो ऊपरी गंगा नहर है यह निकलती कहाँ से है ना, निकलती कहाँ से है, यानी उद्गम कहाँ से हुआ है इसका, या निकाली कहाँ से गई है। तो ध्यान रखना, हरिद्वार से निकाली गई है, हरिद्वार यानी हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। यह इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, और इसका कितना मतलब अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र कितना है, मतलब कितने
जो क्षेत्र है उसको सिंचित करती है। ये सारी चीज़ क्या करेंगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप कर लीजिएगा, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है, 340 किलोमीटर। और इसका जो अपवाह तंत्र है दोस्तों वो 6582 है। कितना हो जाएगा, 6582 किलोमीटर क्या है इसका अपवाह तंत्र है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गंगा यमुना का दोआब वाला एरिया था, जैसे गंगा यमुना है, अब यहाँ बीच में मान लीजिएगा कोई भी एक ऐसी ये जो नहर मतलब नदी नहीं है जिससे ये वाला जो क्षेत्र है वो सिंचित हो सके। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके लिए एक नहर निकाली गई है जिसका नाम ऊपरी गंगा नहर है। और इस ऊपरी गंगा नहर से क्या होता है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये सिंचित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक नहर हो गई, और इस नहर की जो लंबाई है टोटल, वो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई 340 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी, 340 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है कि नहरों से बहुत सारे नालों का निर्माण किया जाता है, और नाले भी क्या करते हैं, सिंचाई के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं, ना कि कोई और उद्देश्य होता है उनका। तो मान लीजिए यहाँ से भी बहुत सारे नाले वगैरह निकाले गए होंगे ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका पूरा सिंचित जो क्षेत्र है, इतना पूरा एरिया जो रहेगा वो एरिया कितना है, तो 6580 यानी 6582 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। ये आपकी धारणा अपवाह तंत्र जो इसका रहता है, किसका, ऊपरी गंगा नहर का। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर जो है इसका निर्माण 1840 से 54 के मध्य में हुआ है। यह कहाँ से निकाली गई है, हरिद्वार से निकाली गई है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 340 किलोमीटर है। इसका अपवाह तंत्र जो है वो 6582 किलोमीटर के मध्य में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात किया जाए इससे जो लावान्वित जिले हैं, मतलब ये किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किन किन जिलों से होकर के, तो इसको आप मैप पे समझ लीजिएगा जिलों के हिसाब से। तो वो मैप देख लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, देखो ये हमारा मैप है। इसमें आप समझ सकते हैं कि ऊपर से जब ये नदी आती है, जब ऊपर को पता होना चाहिए आपको, ये क्या है, ऊपर से गंगा नदी आ रही है, बिजनौर से प्रवेश करती है, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं गंगा है। ठीक है, ये चली जा रही है। अब यहाँ से ही ऊपर से हरिद्वार से ये नहर निकाली गई, बिजनौर से होते हुए, है ना, मेरठ से होते हुए, बुलंदशहर से होते हुए अलीगढ़ तक ये रहती है। तो मतलब किन किन जिलों को ये लाभ पहुंचाती है, या किन किन जिलों में इस ऊपरी गंगा नहर से सिंचाई होती है, हमें उस चीज़ को समझना है। तो वो जिले आप कर लीजिएगा, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर इससे सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों एक तो हरिद्वार है, जो हरिद्वार से ही आ रही है ये। तो हरिद्वार हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी हम हरिद्वार को नोट करेंगे। हरिद्वार के साथ साथ बिजनौर, यानी बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी क्या है, यहाँ से भी क्या होता है, सिंचाई होती है। तो बिजनौर से भी हम कर सकते हैं, सिंचाई हो जाएगी, राइट। इसके अलावा बिजनौर के नीचे हम लोग जैसे ही आते हैं, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप देखोगे तो मेरठ जो है, मेरठ में भी क्या है, इससे सिंचाई होती है। इसके साथ साथ बुलंदशहर, जो बुलंदशहर है दोस्तों, तो बुलंदशहर से भी क्या होती है, बुलंदशहर में भी सिंचाई इसी ऊपरी गंगा नहर से होती है दोस्तों। इसके अलावा बात किया जाए अलीगढ़, तो अलीगढ़ में भी क्या होता है, इसी गंगा नहर से ही क्या होता है, सिंचाई होती है। इसका मतलब प्रश्न तुम्हारा क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊपरी गंगा नहर से सिंचित नहीं होता है, या पूछ लेगा ऊपरी गंगा नहर में सिंचित होने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो जिले आप देख सकते हो, हरिद्वार है, बिजनौर है, मेरठ है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिजनौर से लेकर के अलीगढ़ तक जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं बीच में, वो सभी डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे, ऊपरी गंगा नहर के अंतर्गत आएंगे। तो ऊपरी गंगा नहर जो है इससे सिंचित होने वाला जो क्षेत्र है वो ये मतलब ये टोटल जो जिले हैं इनका कितना क्षेत्र बैठ जाता है, तो 6582 किलोमीटर बैठ जाता है, ध्यान रखिएगा। 6582 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर आप लगा देना, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हमने दूसरा हेडिंग क्या डाला था, तो दूसरा भी समझ लीजिए आप। दूसरा हमने डाला है ना, निचली गंगा नहर। तो अब नेक्स्ट क्या करिएगा, निचली गंगा नहर पढ़िएगा, है ना, निचली गंगा नहर। तो डाल लीजिएगा निचली। अब देखो निचली गंगा नहर ये सबसे नीचे हम कह सकते हैं यही वाली है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर को आप लोग जानते हो, सभी लोग बताओ, निचली गंगा नहर किसे कहेंगे, निचली गंगा नहर किसे कहेंगे बताओ। तो जो अपनी हजारा नहरें हैं उन्हीं हजारा नहरों को बोलते हैं निचली गंगा नहर। आपने कभी नोटिस किया हो जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होंगे, तो रोड को क्रॉस करने पर देखा होगा वहाँ बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में देखना क्या लिखा हुआ है, निचली गंगा नहर। इसका मतलब ये हुआ कि निचली गंगा नहर जो है वो यही हमारी वाली जो हजारा नहर है वही हो जाएगी। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा इसको, निचली गंगा नहर को। ठीक है, निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर में यदि बात किया जाए दोस्तों, तो आप कर सकते हो निचली गंगा नहर में
ठीक है। निचली गंगा नहर जो है यह कब कब मतलब इसका निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है 1878 में। इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ है, 1878 में हुआ है। ठीक है। निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1878 में। यह कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना बुलंदशहर से, बुलंदशहर से निकलती है। बुलंदशहर में जो नरौरा है ना, तो लिख रहा हूँ नरौरा, नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। बुलंदशहर, तो नलौदा नरौरा बुलंदशहर से निकलती है। और ये निकलती है तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी जो हजारा नहरें हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, है ना, निचली गंगा नहर के नाम से जानते हैं। तो कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है नरौरा से निकलती है, जिसे हम निचली गंगा नहर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ जाता ना। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा, इसका जो अपवाह तंत्र है वो 8800 है ना किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में। इसका अपवाह तंत्र कितना है, अपवाह तंत्र, इसका अपवाह तंत्र कितना हो जाएगा, तो 8800 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है। 8800 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि इसकी जो लंबाई है इस नहर की लगभग लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 8800 किलोमीटर ही है लगभग। कितनी है, 8800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं, यानी जहाँ पर इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो आप देख सकते हो बुलंदशहर से आप स्टार्ट कर सकते हो, मे भी देख सकते हो। और कहाँ तक हो सकता है देखिएगा इसका जिला। ठीक है। यानी कि यदि हम देखें जिले के हिसाब से, तो जिला कौन सा हो सकता है आपको पता होना चाहिए। ये तो बुलंदशहर है। ठीक है। इसे हम समझा दे रहे हैं आपको। ये देखिएगा, यानी कि ये हमारी गंगा नहर है, गंगा, ये गंगा है। ठीक है, गंगा है ये गंगा नहर इस तरह से चली जा रही है। ठीक है, ये हो जाएगा मान ले रहा है। अब गंगा जो नदी है, इस गंगा नदी से ही कौन सी नहर निकली हुई है, तो वो निकली हुई है निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर जो है दोस्तों, वो बुलंदशहर से निकलते हुए, कासगंज से होते हुए, एटा से होते हुए, है ना, और फिरोजाबाद से होते हुए, फिरोजाबाद में भी जाती है ये, फिरोजाबाद से होते हुए एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, ठीक है, और उससे होते हुए मैनपुरी तक ये जाती है। कहाँ तक जाती है, मैनपुरी तक। तो इससे जो लाभान्वित जिले हैं जहाँ पर इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से जिले हो जाएंगे। तो एक तो बुलंदशहर हो ही जाएगा, जो बुलंदशहर से निकल रही है, तो बुलंदशहर क्या हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है। बुलंदशहर के बाद यदि हम देखें दोस्तों, तो हम कहते हैं कासगंज जो है वो हो जाएगा, कासगंज। इसके अलावा दोस्तों एटा हो जाएगा। ठीक है। फिरोजाबाद हो जाएगा, फिरोजाबाद। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जो मैनपुरी है, मैनपुरी भी हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं निचली गंगा नहर से जो सिंचाई होती है वो किन किन ज़िलों में होती है, तो वो ज़िले आप देख सकते हो। तो आप देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, बुलंदशहर हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा, एटा हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा, मैनपुरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि निचली गंगा नहर जो है वो निकलती कहाँ से है, तो नरौरा से निकलती है, यानी बुलंदशहर से। इसका जो अपवाह तंत्र है वो 8800 वर्ग किलोमीटर में है, इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। और इसका जो जिला है वो जिले कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कुछ ही प्रमुख हैं जो सबनी में आपको कराने वाला, दो आपकी हो गई हैं अभी तक, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। ठीक है, दोनों का आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण कब हुआ है, तो 1978 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब हुआ है, 1978 में। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य गंगा नहर की, है ना। अब दूसरा आपने देखा हुआ हेडिंग क्या डाली है हम लोगों ने, मध्य गंगा नहर। तो अब नेक्स्ट डाल लीजिएगा मध्य गंगा नहर। ठीक है, तो मध्य गंगा नहर के बारे में कर लीजिएगा, करिएगा मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। ठीक है, ये कर लीजिएगा। तो मध्य गंगा नहर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा, मध्य गंगा नहर। तो मध्य गंगा नहर में आप कर लीजिएगा ये कहाँ से निकली है, तो ये बिजनौर से निकाली गई है, बिजनौर, बिजनौर से निकाली गई है। और बिजनौर से निकाली गई, इसका मतलब किससे निकाली है, गंगा से, यानी गंगा से निकली है बिजनौर से। ठीक है। अब सबका तुम्हें अपवाह तंत्र ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना किस डिस्ट्रिक्ट से निकली है कौन सी नहर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, यह जो है कितना किलोमीटर में है, तो 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। मध्य गंगा नहर की लंबाई कितनी है, 115 किलोमीटर है। अब इसका अफवाह क्षेत्र है वो नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो पूछे गए हैं प्रश्न जो है वो दो प्रश्न इसकी ऊपरी गंगा नहर के पूछे गए हैं दोस्तों। उसके बाद में
निचली गंगा नहर के पूछे गए हैं, लेकिन मध्य गंगा नहर का नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य गंगा नहर है यह कहाँ से निकली हुई है, तो बिजनौर से निकली हुई है। कहाँ से निकली है? बिजनौर से। तो बिजनौर से निकली है, मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया भी है कि हम ये कह सकते हैं, देखो ये है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वाला जो चित्र है, तो ये आपको जो दिखा रहा है लोकेशन, यही बिजनौर वाला एरिया हो जाएगा। तो बिजनौर से ये निकली हुई है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाली कौन सी? निचली गंगा नहर है। और ये कौन सी हो जाएगी? ऊपरी गंगा नहर है। ये तीनों आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ये वाली। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तो आगे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यमुना के बारे में कर लीजिए। रामगंगा नहर है, यमुना नहर है जो है, वो भी कर लीजिएगा। तो लिखो, लिखिए रामगंगा नहर, रामगंगा नहर, रामगंगा नहर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, रामगंगा नहर। अब रामगंगा नहर जो है वो कहाँ से निकली होगी दोस्तों? तो रामगंगा नहर जो है वो कहाँ से निकली है? तो आपको ध्यान रखना है वो निकली हुई है कहाँ से? तो आपको ध्यान रखना है वो निकली है, मतलब रामगंगा नहर किस नदी से निकली है? तो रामगंगा से ही निकली हुई है। और निकली कहाँ से है? तो आपको ध्यान रखना है, तो कालागढ़ पौड़ी से, कालागढ़ पौड़ी, कालागढ़ पौड़ी से निकली है। कालागढ़ पौड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं ये निकली कहाँ से है? तो कालागढ़ पौड़ी से निकली है, ठीक है। कालागढ़ पौड़ी से रामगंगा नहर का, है ना, मतलब उद्गम है या निकली हुई है। उद्गम तो नहीं कह सकते, जो निकाली जाती है, तो निकली हुई है हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को मतलब क्या करती है? लाभ पहुंचाती है, जिसमें एक तो बिजनौर जिला आ जाएगा, बिजनौर, बिजनौर जिला है। एक हो जाएगा मुजफ्फरनगर जिला, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिला जो है वो क्या हो जाएगा? इससे मतलब लाभ जो है रामगंगा जो नहर है उससे लाभ प्राप्त करते हैं बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिला जो है वो। तब ध्यान, रामगंगा नहर जो है वो किस कहाँ से निकाली गई है? रामगंगा नदी से निकाली गई है। तो इतना क्या करना है, रामगंगा नहर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कालागढ़ पौड़ी से, उत्तराखंड से इसका मतलब ये निकाली जाती है रामगंगा नदी से। और बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले जो है वो इससे लाभान्वित हैं सिंचाई के लिए, ठीक है। इसके बाद आप कर लीजिएगा सरयू नहर। इसका क्या करिएगा? सरयू नहर कर लीजिएगा, सरयू नहर। सरयू नहर जो है दोस्तों यह 1900, है ना, 77 में ये बनाई गई है, 77 से 78 के मध्य में, 1977 से 78 के मध्य में बनाई गई है। और रामगंगा की आप चाहो तो ले लेना, 1975 में बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1975 में। अब सरयू नहर कहाँ से निकाली गई होगी? तो सरयू से ही निकाली गई होगी, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा सरयू से ही निकली है ये नदी, ठीक है। कहाँ से निकली है? सरयू नहर। और इसके अलावा हम बात किया जाए, इसको 2012 में क्या किया गया है? 2012 में, अब ये कर लीजिएगा 2012 में, ठीक है। इसके बारे में आप कर लो। तो 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय परियोजना किसे घोषित किया गया है? तो सरयू नहर को किया गया है। सरयू नहर जो है यह कहाँ से निकली है? तो जो घाघरा नदी है उससे निकाली गई है, घाघरा नदी से, ठीक है। यानी घाघरा नदी से क्या ये निकाली गई है और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, इतना आपको कर लेना है। और हर एक नहर का आपको जो है ना जिला और वो याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को करना है। जैसे शुरुआत में ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए उनको डिटेल में कराया था। बाकी बस एक आइडिया रखिएगा कि रामगंगा नहर है, एक सरयू नहर भी है, ठीक है। तो सरयू नहर जो है इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, ध्यान रखना, 2012 में। यह 1977 में है, जबकि ये 1975 के अंतर्गत है रामगंगा नहर, ठीक है। इतना हमारा क्या हो जाएगा? इनके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कर लीजिएगा दोस्तों आगरा नहर। नेक्स्ट नहर कौन सी है? आगरा नहर, आगरा नहर, ठीक है। तो आगरा नहर की हम लोग बात करते हैं। तो आगरा नहर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख देना इसके ऊपर, आईएमपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आगरा नहर। तो आगरा नहर की बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो है 1874 में इसका निर्माण हुआ है। और ये निकाली कहाँ से गई है दोस्तों? तो ओखला से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? ओखला। ये कहाँ से निकाली गई? ओखला से। और ओखला से निकाल करके इसे उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा तक लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जो ज़िले हैं वहाँ तक क्या है, इस मतलब नहर को लाया गया है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं मैप ले रहा हूँ, उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो समझो। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, यानी कि ये आगरा मथुरा की बात कर रहे हैं, राइट, ये हो जाएगा। तो अब ओखला में पता होना चाहिए, ओखला कहाँ है बताओ?
तो ओखला दिल्ली दिल्ली में है, दिल्ली के निकट ही है, तो ये दिल्ली है आपकी, ठीक है, दिल्ली ये हो जाएगी। और हम क्या करें, दिल्ली से ये नहर निकलेगी, दिल्ली से निकलते हुए हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के बाद में ये दोस्तों कहाँ जाएगी, ये राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद में दोस्तों ये कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है कहाँ पर बताओ, ये चली जाती है आपकी मथुरा में, और मथुरा से दोस्तों कहाँ जाएगी, आगरा में, कहाँ जाएगी, आगरा में। अब क्योंकि इसका नाम क्या रख दिया गया है, आगरा नहर रख दिया गया है, तो ये कहाँ से निकलती, कहाँ से है, तो ये निकलती है ओखला से, तो मैंने वही लिखा है, यानी ओखला से ये निकलती है मथुरा और आगरा तक, क्या होती है, आगरा तक ये जाती है, तो मथुरा आगरा तक। हम ये कह सकते हैं कि जो आगरा नहर है, इस आगरा नहर से, है ना, आगरा नहर से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सिंचित होते हैं, तो 2 जिले सिंचित होते हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं, तो मथुरा है और आगरा है, यानी 2 जिले हम कह देंगे जो कि ओखला से निकल रही है। अब इसके बारे में दोस्तों एक प्रश्न पूछता है, क्या यह क्या है, यह मतलब केवल उत्तर प्रदेश को ही सिंचित नहीं कर रही है, बल्कि यह राजस्थान हरियाणा को भी सिंचित करती है ना, ये ध्यान रखना है। तो इससे सिंचित होने वाले जो भी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप कर लीजिएगा। देख तो दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश भी क्या होता है, इससे सिंचित होता है। साथ में दोस्तों जो हरियाणा है वो भी क्या होता है, इससे सिंचित होता है, और राजस्थान है वो भी सिंचित होता है, और साथ में उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अंतरजातीय अंतर्राज्यीय क्या है, अंतर्राज्यीय नहर है, क्या है ये, अंतर्राज्यीय नहर है, अंतर्राज्यीय नहर है ना। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राज्यीय नहर कौन सी है, तो वो आगरा नहर है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय मतलब ये है कि केवल ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बहती, बल्कि यह जो है ना, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, और राजस्थान में भी है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सबको ये लाभ पहुंचाती है। लेकिन इस आगरा नहर से उत्तर प्रदेश के 2 जिले क्या होते हैं, सिंचित होते हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है। तो तुमसे बस यही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो आगरा नहर है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यही प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, बताओ, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसमें एक राज्य आता है पंजाब, पंजाब राज्य जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो तब भी लगभग ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और अदर जो यूपी के एग्जाम हुए उसमें भी अगर देखोगे तो ये प्रश्न आता है बार बार, क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आगरा नहर के अंतर्गत नहीं आता है। तो पंजाब जो राज्य है वो आगरा नहर के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो आगरा नहर के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कर लीजिएगा पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, पूर्वी यमुना नहर पढ़ते हैं हम लोग। और इसकी चाहो तो लंबाई और कर लीजिएगा, आगरा नहर की लंबाई कितनी है, तो आगरा नहर की लंबाई आप कर लीजिएगा, लंबाई 1869 किलोमीटर है, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा 1869। और ये मैंने आपको बता दिया कि इसको निर्माण कब किया गया है, 1874 में। कब किया गया है, 1874 में। जबकि इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 1869 है ना। आगरा नहर की लंबाई कितनी है, 1869। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हैंड डालीजिएगा पूर्वी गंगा नहर, क्या डालिएगा, पूर्वी यमुना नहर डाल लीजिएगा, ठीक है। ये चित्र भी पहले से बना हुआ है, इसी के द्वारा समझा दे रहे हैं आपको, देखो समझो। पूर्वी यमुना नहर, तो पश्चिमी नहीं कह रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, पूर्वी यमुना है। आप ये एक आइडिया लगाइएगा, जो मैंने अभी जस्ट ये कराया ना, आपको बताइए थोड़ा सा, ये जो आगरा नहर है यह किस नदी से निकली है, ये बता दो बस एक। आप सभी दोस्त कमेंट करिएगा मुझे, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, यानी आगरा नहर जो है वो किस नदी से निकली है, बताइए दोस्तों। आप आंसर करिएगा, जो भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, क्या बता पाएंगे आप, क्या पूर्वी जो नहर, पूर्वी यमुना नहर है वो किस नदी से निकली है, ये आंसर करो, कमेंट करिएगा, बताओ सभी दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग, तब तक मैं आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। इसके बाद आप कर लीजिएगा पूर्वी यमुना नहर। अब क्या पढ़ना है, पूर्वी यमुना नहर पढ़ना है, पूर्वी यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब पूर्वी यमुना नहर क्या पता कर पा रहे हैं आप, बताइए, जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर बता दीजिएगा। पूर्वी यमुना नहर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है वो 1830 में हुआ है, ठीक है। अब पूर्वी नाम आ रहा है, तो पूर्वी यमुना मतलब यमुना के पूर्व से निकली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो नहर है वो क्या हो जाएगी, पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी, ठीक है। गौरव यादव आंसर कर रहे हैं सर यमुना है, ठीक है। रविंद्र जी आंसर कर रहे हैं यमुना है, सत्येंद्र यादव जी आंसर कर रहे हैं यमुना है, लोकेंद्र कुमार जी आंसर कर रहे हैं यमुना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यानी एक आपको क्या है, यानी कि आपको एक अंदाजा है कि हाँ यमुना ही होगा, ठीक है। क्योंकि यमुना जो है, यमुना के तट पर ही कौन स्थित है, दिल्ली स्थित है, और दिल्ली के ओखला से ही क्या है, ये हमारी आगरा नहर निकाली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगरा नहर जो है वो यमुना नदी से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, आपका आंसर सही आया है सभी दोस्तों का। लेकिन देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन कमेंट 2-3 लोग कर पा रहे हैं,
है ना, जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो सभी लोग कमेंट करके बताया करिएगा। हाँ, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पूर्वी यमुना नहर की। तो पूर्वी यमुना नहर की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको इसके बारे में ये लिख लेना है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर है, पुरानी नहर है। इससे मतलब 1830 में तो ये अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या किया गया है, रिपेयर किया गया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, यह सबसे पुरानी है। इसका निर्माण जो है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण जो है दोस्तों, ये किसने करवाया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने, यानी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 1631 में हुआ है। कब हुआ है, 1631 में। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो नहर है वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त अब आंसर कर रहे हैं। जब प्रश्न पूछा करो तुरंत आंसर किया करो, ठीक है, ठीक है। ओके, अब कोई नहीं, अब अपना ध्यान रखिएगा पढ़ाने पर, मतलब जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी को ध्यान रखिएगा। अब देखो, तो पूर्वी जो नहर है, यह इसका निर्माण 1830 में अंग्रेजों ने कराया था। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अब इसका निर्माण ये हम कह रहे हैं, इसका मतलब शाहजहां ने, मतलब यह हुआ कि पूर्वी यमुना नहर का निर्माण जो मतलब इसका रिपेयर करवाया गया है वो 1830 में किसने करवाया था, अंग्रेजों ने करवाया था। हम ये कहते अंग्रेजों ने, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने ये कब करवाया था, 1631 में करवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीनतम नहर जो है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो पूर्वी यमुना नहर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसको तुम IMP लिख दो, ठीक है। ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए समझिएगा। देखो, इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे इसके बारे में और विशेष क्या हो सकता है, तो आप कर लीजिए। इससे ये निकलती कहाँ से है पूर्वी यमुना नहर, तो ध्यान रखना है ये फैजाबाद से निकलती है, फैजाबाद। और फैजाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर। तो फैजाबाद सहारनपुर से ये निकलती है। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिलों की बात किया जाए दोस्तों, तो जिले कौन कौन से हैं, तो शामली है, मेरठ है, हापुड़ है, गाजियाबाद है। शामली है ना, हापुड़ है ना, मेरठ है और गाजियाबाद है। ये सभी जिले क्या है, पूर्वी यमुना नहर से क्या है, सिंचित होते हैं। पूर्वी यमुना नहर से क्या होते हैं, सिंचित होते हैं। ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं। आप मैप पे भी देख सकते हो, यदि पूर्वी यमुना नहर को हमें बनाना है तो आप देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, इधर देखो, ये यमुना नदी निकल के आती है, ये यमुना नदी है, ठीक है। ये आप सब लोग जानते हैं, यमुना हो जाएगी। अब यमुना नदी से ही ऊपर से ही, यानी यहाँ से ये निकाली गई है, यानी सहारनपुर से निकलती है, शामली से होते हुए, मेरठ से होते हुए, हापुड़ से होते हुए, ये गाजियाबाद वगैरह इसमें आ जाएगा जहाँ तक ये रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यमुना नदी से ये यमुना नदी का लोकेशन किस तरह से निकल रही है, पूरब से निकल रही है। तो इसका नाम पूर्वी क्यों पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरब से निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर हो जाएगा। तो पूर्वी यमुना नहर जो है 1830 में अंग्रेजों के द्वारा इसका क्या किया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण शुरुआत में शाहजहां ने करवाया था, जो कि 1631 में थी। यह निकलती कहाँ से है, तो फैजाबाद से निकलती है। और फैजाबाद जो जगह है वो कहाँ पर है, सहारनपुर में है। और बात की जाए इसमें कौन कौन से ज़िले हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, तो शामली है और हापुड़ है और मेरठ है और गाजियाबाद है। यानी ये 4 जिले जो होते हैं वो पूर्वी यमुना नहर से सिंचित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। जैसे आगरा नहर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पूर्वी यमुना नहर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखो आगे, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा। इसके बाद में देखो गंडक परियोजना, नेक्स्ट क्या है, गंडक परियोजना कर लीजिएगा। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना दोस्तों आपको पता होना चाहिए, गंडक परियोजना जो है वो किस पर है, गंडक नदी पर है। बस इसके बारे में जितना कर लीजिएगा, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है इसमें। गंडक परियोजना से कौन कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, तो 2 राज्यों के नाम लिख लीजिएगा। कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है दोस्तों, तो गंडक परियोजना है। बस इसमें इतना ही आपको करना है। गंडक परियोजना क्या है,
बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आप हैंडल लीजिएगा, लिखिएगा शारदा नहर। और शारदा नहर तुम्हारे पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शारदा नहर, और शारदा नहर ही तुम्हारे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, शारदा नहर। इसके बारे में लिख दो आईएमपी, इसको आप लिख दो वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, तो वेरी वेरी आईएमपी है, यानी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर की दृष्टि से। पिछली बार कई बार पुलिस में ये देखी भी गई है, तो आपको क्या है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो समझ लीजिएगा पूरी इसको। ठीक है, तो समझिएगा। देखो तो हम लोग समझते हैं शारदा नहर को। तो शारदा नहर के बारे में यदि बात किया है दोस्तों, तो शारदा नहर में आप करिएगा, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ है, तो 1920 से लेकर के 28 के मध्य में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, शारदा नहर का, शारदा नहर जो है दोस्तों वो निकलती कहाँ से है, तो ध्यान रखना है निकलती कहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना है ये निकलती कहाँ से है, तो निकलती टनकपुर से, टनकपुर। और टनकपुर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तराखंड में, यानी टनकपुर से निकलती है, ध्यान रखना है टनकपुर से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई आप कर लीजिए, इसकी लंबाई है दोस्तों 12,368 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 12,368 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर। यही तुम्हारे पेपर में आया हुआ है कि बताइए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है वो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो शारदा नहर हो जाएगी। तो हम इसे लगा देंगे इसी के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो ये इसके बारे में आप एक तो चीज़ और कर लीजिएगा, शारदा और सरयू आप ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से हो जाएगा। तो शारदा नहर ये हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये घाघरा के जल से बाहर है ना, यानी कि ये घाघरा, जो घाघरा नदी है, तो घाघरा के जल से, घाघरा के जल से इस पर सहायक परियोजना चलाई जा रही है, इस पर सहायक परियोजना चलाई जा रही है, सहायक परियोजना चलाई जा रही है, सहायक परियोजना चलाई जा रही है, चलाई जा रही है ना। ये किस पर चलाई जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है शारदा नहर पर, है ना। तो शारदा नहर पर क्या है, घाघरा के जल से इस पर एक क्या चला रही है, सहायक परियोजना चलाई जा रही है। ये निकलती कहाँ से है, तो टनकपुर से निकलती है, उत्तराखंड से। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है, सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की ये नहर है। जबकि मैं आपसे कहूँ भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताओ भारत की सबसे लंबी नहर, ये आप आंसर करिएगा। भारत की भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है, ये आपको आंसर करना है, बताओ। सभी दोस्त इसका आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करो सभी दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर आप करिएगा भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक, आप नेक्स्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो कर लेते हैं। तो कुछ है ना पेय योजनाएं हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो समझो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो लिख लीजिएगा गंगा पेय परियोजना, गंगा पेयजल परियोजना, गंगा पेय जल परियोजना, गंगा पेयजल परियोजना जो है ये कहाँ पर है ये बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा लवकुश बैराज, लवकुश बैराज, ये लवकुश बैराज दोस्तों कहाँ है ये बताना है आपको। इसके अलावा हम बात करें तो एक और लिख लीजिएगा आगरा बैराज पेयजल परियोजना, आगरा बैराज पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना, आगरा बैराज पेयजल परियोजना, एक आपको आंसर ये कर देना है। इसके अलावा आप बता दीजिएगा गोकुल परियोजना, गोकुल परियोजना, गोकुल परियोजना, ये आपको सबको बता देना है। ठीक है, तो देखो गंगा पेयजल परियोजना दोस्तों कहाँ पर है, तो गंगा पेयजल परियोजना का दिल्ली और नोएडा जो एरिया है उसी में क्या है, गंगा पेयजल परियोजना है, दिल्ली और नोएडा के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रताप विहार में इसका निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है, प्रताप विहार, प्रताप विहार में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, प्रताप विहार में दिल्ली में। तो दिल्ली नोएडा के आसपास के क्षेत्र में कौन से हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने आपसे प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो एक भाई का आंसर आया सत्येंद्र यादव जी का, इंदिरा गांधी नहर है। लोकेंद्र कुमार कह रहे हैं शारदा नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। हमने प्रश्न पूछा था भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम यानी कहाँ से निकलती है और बताओ। इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है ना, नहर ये निकलती कहाँ से, इसका आंसर करो, कहाँ से निकलती है।
इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, ये आंसर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लवकुश बैराज की बात करते हैं दोस्तों। लवकुश बैराज कहाँ पर है, तो लवकुश बैराज ध्यान रखना है, ये कहाँ हो जाएगा, कानपुर में है। कहाँ पर है, कानपुर में। कानपुर में है लवकुश बैराज। किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर कानपुर में है, किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर हो जाएगा लवकुश बैराज, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें दोस्तों आगरा बैराज, तो आगरा बैराज जो है दोस्तों आगरा में ही है। कहाँ पर है, आगरा में ही है। तो आगरा में जो पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में ये मतलब योजना चल रही है। गोकुल बैराज की बात किया जाए दोस्तों, तो गोकुल बैराज जो है यह आगरा और मथुरा दोनों का संयुक्त मतलब क्या है, परियोजना है। आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा में यह क्या करता है, पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में गोकुल परियोजना को प्रारंभ किया गया है। गोकुल परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसे आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट करिएगा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, कल हम लोग प्रश्न लगा रहे थे, वहाँ एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, कौन सी दो नदियों को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, है ना, सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जोड़ने की बात की गई है। तो नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना 2005 में। नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ कब हुआ है, 2005 में हुआ है। और इनसे अभी हाल ही में कौन सी नदियों की बात की गई है, तो कैन नदी और बेतवा नदी। तो कैन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है, या किस परियोजना के तहत है, तो नदी जोड़ो परियोजना 2005 के तहत है। नदी जोड़ो परियोजना 2005 के तहत क्या हो रहा है, इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कर लेना ये चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आप कर लीजिएगा रेहंद घाटी परियोजना। करिएगा रेहंद घाटी परियोजना। रेहंद घाटी परियोजना, तो रेहंद घाटी परियोजना जो है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। रेहंद घाटी परियोजना रेहंद नदी पर ही होगी, लेकिन किस जगह पर है ये आपको बताना है। तो पिपरी, ये कहाँ पर है, पिपरी में है। और पिपरी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो सोनभद्र में पड़ता है। पिपरी कहाँ है, तो सोनभद्र में पड़ जाएगा। तो रेहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है, पिपरी में है। और पिपरी कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो लिख लीजिएगा, इसके अलावा आप कर लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, बांध, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही क्या बोलते हैं, राजघाट बांध कहते हैं। राजघाट बांध, तो राजघाट बांध या रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह मतलब किस नदी पर है ना, किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर, और बेतवा नदी पर दोस्तों यह जो है वो मतलब किस जिले में है, तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले में, ये हम लोगों ने शुरुआत में भी क्या करवाया था आपको, तो ललितपुर में ही क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद बात किया जाए तो नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, इसके अलावा तो लिख लीजिएगा माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध, तो माता टीला बांध जो परियोजना है दोस्तों यह किस नदी पर है, तो ये भी बेतवा नदी पर ही है। और बेतवा नदी पर जो है वो किस जिले में है, तो ललितपुर जिले में है। ललितपुर जिले में, बेतवा नदी पर ही है, ललितपुर जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहीं से एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, जो माता टीला बांध परियोजना है दोस्तों, इस माता टीला बांध परियोजना से दो नहरों का निर्माण हुआ है। दो नहरों का, वो दो नहरें कौन कौन सी, वो दोनों नहरें आपको ध्यान रखनी है। माता टीला बांध परियोजना से क्या हुआ है, दो नहरों का निर्माण हुआ है दोस्तों। और वो दो नहरें कौन कौन सी हैं वो आपको देखना है, समझिएगा। देखो माता टीला बांध परियोजना में यहाँ से दो नहरें निकली हैं, वो दो नहरें कौन कौन सी, वो नहरें आप कर लीजिएगा। यानी दो नहरें निकाली गई हैं यहाँ से, और दो नहरें कौन कौन सी हैं तो उनको लिख लो। एक तो नाम है गुलसराय नहर, एक मंदर नहर। गुलसराय नहर हो जाएगी गुलसराय, एक हो जाएगी दोस्तों मंदर नहर। तो मंदर नहर और गुलसराय नहर जो है इनका निर्माण दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, यानी ये निकलती कहाँ से है, तो माता टीला बांध से निकलती है। माता टीला बांध जो है वो कहाँ पर है, तो ये बेतवा पर है। किस जिले में है, ललितपुर में है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये कर लेना है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों, तो एक कर लीजिए केन नहर। नेक्स्ट कर लीजिए केन नहर। नेक्स्ट क्या है, केन नहर कर लीजिएगा, केन नहर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालीजिएगा केन नहर। तो केन नहर के बारे में यदि आप देखोगे तो केन नहर क्या है,
तो इसके बारे में बस इतना लिख लो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। केन नहर क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी दोस्तों, संयुक्त परियोजना हो जाएगी केन नहर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना क्या हो जाएगी, केन नहर हो जाएगी। तो केन नहर के बारे में इतना कर लेना है। नेक्स्ट कर लीजिएगा बाण सागर बांध। नेक्स्ट क्या है, बाण सागर बांध। बाण सागर बांध, बाण सागर बांध, ठीक है। बाण सागर बांध को हम देखते हैं। बाण सागर बांध की बात किया जाए दोस्तों, तो बाण सागर बांध में आप कर लीजिएगा, यह सोन नदी पर है, शहडोल में। सोन नदी पर, सोन नदी पर क्या है ये, तो शहडोल में है। शहडोल कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। शहडोल कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। शहडोल, तो शहडोल पर ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये भी क्या है, तो हम कह सकते हैं जो ये मतलब बाण सागर है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और झारखंड, इनकी संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कर लेना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बाण सागर बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाण सागर। तो बाण सागर बांध की बात किया जाए तो इतना आपको कर लेना है इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो एक लिख लीजिएगा हथनी कुंड बैराज, कर लीजिएगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज की बात किया जाए, हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज दोस्तों कहाँ पर है, तो आपको कर लेना है। इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है, तो 1872 में हुआ है इसका निर्माण। और ये कहाँ पर है, तो आप कर लीजिएगा, ये पूर्वी यमुना पर है ना, और ये यमुना नदी पर हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। हथनी कुंड बैराज, इसे हम ताजेबाल भी कहते हैं, ताजेबाल, इसका एक निक नेम है, उपनाम क्या है, ताजेबाल है उपनाम। और किस नहर पर है ये, तो यमुना नहर पर है। किस नहर पर है, तो यमुना नहर पर है, ठीक है। हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज जो है वो कहाँ पर है, तो यमुना नहर पर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, यमुना नहर पर। तो इतना आपको कर लेना यमुना के संबंध में, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निचली गंगा नहर 1800, आपको दिख रहा है 1878 है, कितना हो जाएगा, 1878। निचली गंगा नहर क्या हो जाएगी, इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है 1878 में। कब हुई है, 1878 में इसकी स्थापना हुई है। ध्यान रखना, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो 1878 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, आप देख लीजिएगा, नहर परियोजना के संबंध में हमने चर्चा किया है, और नहर जो भी है उनके बारे में भी हमने क्या कर लिया है, आपको पढ़ा दिया है। इतना सारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में जो रह गए उन्हें और कर लीजिएगा। ये ले लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कर लीजिए, 5 जलप्रपात हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात डाल लीजिए हेडिंग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जलप्रपात है ना, वाटरफॉल बोलते हैं इनको, वाटरफॉल या झरना कह सकते हैं, झरना है ना, झरना या प्रमुख जलप्रपात, इन्हें और कर लीजिएगा। क्लियर है ना, ये आपको देख लेना है। तो देखिए झरना, तो झरना में कर लीजिएगा आप कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा 4-5 हैं। देखो राजदरी, राजदरी जलप्रपात और देवदरी, देवदरी जलप्रपात, ठीक है। एक नंबर आप लीजिएगा राजदरी और देवदरी जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों, तो राजदरी देवदरी जो है ये चंदौली में है। कहाँ पर है दोस्तों, चंदौली में, चंदौली में है। किस नदी पर है दोस्तों, तो चंद्रप्रभा नदी पर, चंद्रप्रभा नदी पर है, ध्यान रखना है, चंद्रप्रभा नदी पर, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, राजदरी जलप्रपात और देवदरी जलप्रपात जो है वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये चंद्रप्रभा नदी पर है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात है, उन्हें कर लीजिएगा। कल पेपर में भी पूछा था ये वाला, कल हम प्रश्न लगा रहे थे, अब ये प्रश्न आया था, ध्यान रखिएगा यही वाला। नेक्स्ट कर लीजिएगा दोस्तों मुखा जलप्रपात। नेक्स्ट क्या है, मुखा जलप्रपात। दोस्तों मुखा जलप्रपात जो है वो किस जिले में है, तो वो सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों, सोनभद्र जिले में है मुखा जलप्रपात। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो नेक्स्ट कर लीजिएगा लखनिया जलप्रपात, लखनिया जलप्रपात। लखनिया जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है ये, तो ये भी आपका लेना है
ये चुनार में है, और चुनार दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर में। तो ये कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में, लखनिया। इसके अलावा बात कर लीजिए टाँड़ा जलप्रपात। टाँड़ा जलप्रपात, तो टाणा जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है, और ये भी मिर्ज़ापुर में ही है। कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इसे कर लेना है। नेक्स्ट कर लीजिएगा बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात, तो बिहार जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है, तो बांदा में है। कहाँ हो जाएगा, बांदा में हो जाएगा। और बांदा में किस नदी पर है, तो टॉन्स नदी पर है। ये भी कल पेपर में आया था, ध्यान रखना है। कल हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये प्रश्न मिल रहा था हमको, तो ये हो जाएगा इसके अंदर का। ठीक है, इसके अलावा एक और कर लीजिएगा आप, एक और आप देखिएगा। ठीक, देखो एक जलप्रपात और कर लीजिएगा। हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका नाम है पांडव जलप्रपात। पांडव में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात दोस्तों ये पन्ना में है, पन्ना। और पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम पूछा गया इसलिए करा दे रहा हूँ। ये केन नदी पर है। किस पर है, केन नदी पर। तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, केन नदी पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, केन नदी पर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना, या वो कर लेना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, ह्यूमन एरर हो जाता है कभी कभी। मैंने आपको कल, मैंने लिख तो सही दिया था 1800, है ना, जो भी लिखा है उसमें 78 वही राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको देखिएगा। देखो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, और इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा। अगर पेपर यहाँ से बनाता है एग्जामिनर तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, इसका तो आप वादा कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैं को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जलप्रपात में यदि हम देखें तो ये 5-6 जलप्रपात आपको याद रखने हैं। रायदरी या देवदरी जलप्रपात चंदौली में है। मुखा जलप्रपात सोनभद्र में है। लखनिया जलप्रपात चुनार यानी मिर्ज़ापुर में है। टांडा जलप्रपात भी कहाँ, मिर्ज़ापुर में ही है। ठीक है, और बिहार जलप्रपात कहाँ पर है, तो बांदा में टोंस नदी पर है। ठीक है, ये हो जाएगा। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, पन्ना में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश यानी केन नदी पर है, जो मतलब ये रहता है वो। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो मुखा जलप्रपात है दोस्तों, यह किस नदी पर है, तो इसे आप कर लेना बेलन नदी पर है। कहाँ पर है, बेलन नदी पर। तो ये नदी पूछी गई है तो इसको मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, बाकी नदी किसी की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपको कर लेना है इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना आपको कर लेना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे समझिएगा। जलप्रपात के बाद में अब हम जो पढ़ते हैं वो कुछ बांध वगैरह हैं, उन और देख लीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, तो उसका रीजन है भाई मुझे टॉपिक खत्म करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है। बाकी आप वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आपका पेपर यदि यहाँ से बनता है तो प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ बांध हैं, उनको एक बार आप क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा सस्तरी आंखों से, और अपना हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा उसका। ठीक है, जो इंडेक्स दिया उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने जो भी हमारे सामने नदी, नहर, झीलें और नदी और परियोजना वगैरह है वो सब लगभग क्या है, हमने खत्म कर लिया है। ये लास्ट हमारा टॉपिक रह गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, इनको और देख लीजिएगा। कल हमारा कोई टॉपिक नया रहेगा, वो आपको थंबनेल में पहले से पता लग जाएगा क्या पढ़ाने वाले हैं कल। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हम देखते हैं। तो प्रमुख बांधों में सबसे पहले देखिएगा हमारे सामने लिखा हुआ ही है, तो कौन कौन से बांध करो देखो, यानी गोविंद बल्लभपंत सागर बांध। गोविंद बल्लभपंत सागर बांध जो है ये हम शुरुआत में बताए हुए हैं, रेहंद नदी पर है, और ये पिपरी में है। कहाँ पर है, पिपरी। और पिपरी आपको पता होना चाहिए, पिपरी का सोनभद्र में है, तो मैंने पिपरी आपको बता दिया था। तो पिपरी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ओबरा। ओबरा जो बांध है दोस्तों, ओबरा बांध कहाँ पर है, रेहंद नदी पर है, और ये कहाँ है, रॉबर्ट्सगंज में है। कहाँ पर है, रॉबर्ट्सगंज। और रॉबर्ट्सगंज जो है वो किस जिले का हेडक्वार्टर है, तो वो सोनभद्र जिले का हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज। कहाँ हो जाएगा, रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि माता टीला भी जस्ट हमने पढ़ाई है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है दोस्तों, और किस जिले में है, तो ललितपुर जिले में है। माता टीला बांध किस जिले में है, ललितपुर में। नेक्स्ट है मुंसा खंड बांध। मुंसा खंड बांध की बात किया जाए तो ये कर्मनासा नदी पर है दोस्तों, और कहाँ पर है, चंदौली में है। आपको प्रश्न में आपको आंसर करना है, कर्मनासा नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये आंसर करिएगा सभी दोस्त। ठीक है, कर्मनासा नदी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जरको बांध। तो जरको बांध दोस्तों कहाँ पर है, तो जिरको शब्द देखना, जिरको, जिरको शब्द जो है यानी जिरको, जिरको बांध किस पर है, जिरको नदी पर है। किस नदी पर, जिरको नदी पर है, और ये कहाँ पर है, तो मिर्जापुर में है। कहाँ पर हो जाएगा, तो मिर्जापुर के अंतर्गत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अहरौरा।
तो अहरौरा जो बांध है दोस्तों ये गराई नदी पर है, और गराई नदी कहाँ बहती है, तो मिर्ज़ापुर में बहती है। कहाँ बहती है, मिर्ज़ापुर में। बात करते हैं मेजा। मेजा तहसील है बेटा, मेजा तहसील कहाँ पर पड़ती है बताओ। तो मेजा तहसील जो पड़ती है दोस्तों वो कहाँ पड़ जाती है, वो पड़ जाती है आपकी, है ना, प्रयागराज में। कहाँ पड़ जाती है, प्रयागराज में। लेकिन क्योंकि अब मेजा है तो मेजा बांध जो प्रयागराज में नहीं है, ये बेलन नदी पर है, और यह कहाँ पर है, तो मिर्ज़ापुर में है। कहाँ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। हालांकि मेजा तहसील कहाँ है, प्रयागराज में। नेक्स्ट बात करते हैं अधवा। तो अधवा बांध जो है दोस्तों वो अधवा नदी पर है, और अधवा नदी जो है वो कहाँ बहती है, तो मिर्ज़ापुर में बहती है। कहाँ बहती है, मिर्ज़ापुर में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सिरसी बांध। तो सिरसी बांध जो है दोस्तों वो बखेर में है। कहाँ पर है, बखेर में है, और ये कहाँ पड़ता है, बखेर, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। सिरसी बांध कहाँ पड़ जाएगा, बखेर नदी पर है, और यह मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पड़ जाएगा, मिर्ज़ापुर में पड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पारीछा। पारीछा हम लोग कल जब नदी पढ़ा तब भी आपको चर्चा किए थे। पारीछा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है, और ये कहाँ, झांसी में है। पारीछा बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, झांसी में है, ये आपको कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिएगा गढ़वा। गढ़वा बांध जो है वो गढ़वा नदी पर है, और ये कहाँ पर है, चित्रकूट में है। कहाँ पर है, चित्रकूट। इसका मतलब गढ़वा नदी कहाँ बहती है, चित्रकूट में बहती है। तो कुछ नदियाँ छूट गई हैं वो आपको बाद में आ जाएंगी, इन्हें आप कर लीजिएगा। जामिनी। जामनी जो बांध है वो कहाँ पर है दोस्तों, जामनी नदी पर है, और ये कहाँ पर है, ललितपुर में है। जामनी बांध कहाँ हो जाएगा, ललितपुर में दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो रोहिणी बांध है। रोहिणी बांध कहाँ पर है, तो रोहिणी नदी पर है, और रोहिणी नदी कहाँ बहती है, तो ललितपुर में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों, ललितपुर में बहती है। रोहिणी नदी कहाँ बहती है, ललितपुर में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शहजाद। तो शहजाद जो बांध है वो शहजाद नदी पर है, और यह किस जिले में है, तो ये भी ललितपुर में है। कहाँ हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ललितपुर। इसके बाद बताइएगा गोविंद सागर बांध। तो गोविंद सागर बांध कहाँ पर है, यानी किस नदी पर है, तो शहजाद नदी पर ही है, और ये भी कहाँ है, ललितपुर में है। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ललितपुर में ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए सजनाम बांध। तो सजनाम बांध दोस्तों कहाँ पर है, तो सजनाम नदी पर है, और ये भी कहाँ है, ललितपुर में है। ये भी कहाँ हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजघाट बांध मैंने पढ़ा दिया आपको। राजघाट बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं। राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, और यह किस जिले में है, तो ललितपुर में है। ये भी किस जिले में है, ललितपुर में। मौदहा बांध। मौदहा बांध किस नदी पर है, बिरमा नदी पर है, और बिरमा नदी दोस्तों कहाँ बहती है, तो हमीरपुर में बहती है, तो ये हमीरपुर में है। क्या हो जाएगा, हमीरपुर के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात किया सुकमा डुगमा बांध। सुकमा डुगमा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है, और ये भी कहाँ है, झांसी में है। ये कहाँ है, झांसी में। सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो झांसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, झांसी में। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे कुछ क्या हो गए, प्रमुख बांध हो गए। ठीक है। इसके अलावा और एक दो बांध है, उन्हें और देख लीजिएगा। सुकमा डुकमा मैंने करा दिया। चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर ही है, और ये किस जिले में है, तो चंदौली में है। किस जिले में है, चंदौली में। चकिया नामक स्थान पर ही पाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कनहर। तो कनहर जो है वो कनहर नदी पर ही है, और यह के कहाँ पर है, तो रापर्ट्सगंज यानी सोनभद्र में है। रापर्ट्सगंज का हेडक्वार्टर भी सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, रापर्ट्सगंज में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों अर्जुन। ये अर्जुन बांध पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख देना। ठीक है। तो अर्जुन बांध जो है दोस्तों वो अर्जुन नदी पर ही है, और ये किस जिले में है, तो महुआ जिले में है। कहाँ पर है, महुआ जिले में। नेक्स्ट है सलारपुर बांध। सलारपुर बांध दोस्तों कहाँ पर है, तो करदिया नदी पर है, और ये मतलब किस जिले में है, तो ये भी महुआ में है। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, महुआ के अंतर्गत ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पथराई बांध इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिखना। पथराई में, पथराई बांध जो है पूछा गया है, पथराई नदी पर है, यानी सुखनाई नदी पर। पथराई या सुखनाई नदी पर है, और हम कह सकते हैं यह किस जिले में है, तो झांसी में है। किस जिले में दोस्तों, तो झांसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नहीं क्लियर, कहाँ पर है, झांसी में है। तो आज के लिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं नदी के संबंध में जो चीज़ें हैं वो पढ़ा दी मैंने आपको। ठीक है। नहरों के संबंध में चीज़ें वो पढ़ा दिया है, झीलों के संबंध में चीज़ें वो पढ़ा दिया है, बांध के बारे में वो पढ़ा दिया है। आप चाहो तो इसको और पढ़ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन और रह गए ये वाले। और उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल, इसे जो रह गए चलो कल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सर की क्लास का टाइम हो जाता है, तो आज हम इतना ही रंदी रहे। ठीक है। ये हम कल बता देंगे आपको जो रह रहा है वो। क्लियर है ना दोस्तों। थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया है, उसका रीज़न है क्योंकि टॉपिक खत्म नहीं होता है, दो कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट दें, तो पेपर से पहले जो भी टॉपिक है वो हम जो मुख्य टॉपिक